हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू कोचिंग हब प्लेटफॉर्म। आज एपिसोड नंबर 3 में अपन बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग, भारतीय चुनाव आयोग के बारे में अपन बात करेंगे। इससे पहले अपन एपिसोड जो 1 था उसमें अपन इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके डिस्कस किया। एपिसोड नंबर 2 में अपन ने ईडी को लेके डिस्कस किया और एपिसोड नंबर 3 अपना इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग। अपन फोर्थ लेक्चर किस पे लेके आएंगे, ये आप अपनी जो है रिव्यू देना, कमेंट करना, बताना। अपन उस पर ट्राई करेंगे। और आज ये अपन डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या वर्डिक्ट रहे हैं, क्या क्या बड़े फैसले हैं जो इलेक्शन कमीशन को लेके है। और अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 चल रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन जो चुनाव आयोग है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है देश के अंदर, डेमोक्रेसी की एक नींव कह सकते हैं उसको। तो आप अपना थोड़ा इंटरेस्ट इसमें बनाए रखना। और इस पूरी पीपीटी या पीडीएफ का जो फॉर्मेट आपको इस लिंक पे मिल जाएगा, ठीक है। ये जो लिंक है, टेलीग्राम लिंक है, आप इस पे क्लिक करना, आपको वहाँ पे नीचे भी दिया गया होगा, वहाँ से आप इसको कलेक्ट करना। आगे बढ़ते हैं अपन एक मोटिवेशनल कोर्स को एथिक्स के साथ कनेक्ट करते हुए। यहाँ पे रेने डेकोर्ट का एक कोट है कि आपके पास अगर कोई बड़ा टारगेट है, कोई डिफिकल्टी है, कोई समस्या है, तो आप उसको सेक्शन वाइज डिवाइड कर लीजिए और फिर प्रत्येक सेक्शन पे आप अपनी एनर्जी लगाइए, ठीक है। जैसे आपके पास एक टारगेट है एग्जाम लिखना, 1 साल बाद में आपका एग्जाम है, तो आप पर डे क्या चार्ज, उसका क्या टारगेट करते हो और पर वीक क्या चार्ज करते हो, उसके ऊपर आप मेहनत कीजिए, अपना टाइम टेबल सेट कीजिए और उस प्रोसेस को एंजॉय कीजिएगा। नहीं मतलब आप प्रोसेस को जितना एंजॉय करोगे, आपको मंजिल, आपकी जो डेस्टिनी है वो आसानी से मिल जाएगी। इसी के रिगार्डिंग आप देखना, महेंद्र सिंह धोनी की एक कथन है कि मैं इस बात में बिलीव करता हूं कि प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोसेस की वजह से आपको रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट के बारे में सोचने से आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। आप जब जो कंट्रोलेबल चीजें हैं उसके बारे में ज्यादा ध्यान देते हो, छोटी चीजों में ज्यादा ध्यान देते हो, तो मोर ऑफन देन नॉट आपको जो रिजल्ट मिलता है वो आपके फेवर में मिलता है। वी ऑल कमिट मिस्टेक्स, अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हम सब भगवान हो जाएंगे। द थिंग इज वी हैव टू बी ऑनेस्ट टू आवर ठीक सेल्फ। है। अब आगे चलते हैं, इलेक्शन कमीशन का जो संवैधानिक प्रावधान क्या है, इलेक्शन की कमीशन की क्या आप कैसे कह सकते हो कि संवैधानिक निकाय है या फिर असंवैधानिक सांविधिक या कानूनी निकाय है। तो अपन कह सकते हैं संवैधानिक निकाय, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 324 से 29 के बीच में इसका जिक्र किया गया है। 324 में साफ साफ कहा गया कि एक चुनाव आयोग होगा जो चुनाव का अधिक निर्देशन और नियंत्रण करेगा। 325 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसमें, जो वोटिंग लिस्ट होती है उसमें किसी का नाम हटा दिया जाए या किसी का नाम शामिल किया जाए सिर्फ इस आधार पे कि वो किसी विशेष जाति धर्म का है, ऐसा नहीं होगा। यानी सबका ही इसमें शामिल नाम किया जाएगा जब जैसे 18 साल की उम्र होगी। 326 में है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी वयस्क मताधिकार आपको मिलेगा। हाँ, आप एक चीज कमेंट करना और मुझे बताना कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी जो आपका वोटिंग राइट है, कि आपको वोट देने ही दिया जाएगा ना, आपका वोटिंग राइट जो है वो आपका मूल अधिकार है या फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। यानी आपका मूल अधिकार तो वो होता है जो आपको किसी भी स्थिति में आपसे छीना नहीं जा सकता है ना। तो आप बताना कि वोटिंग राइट है यानी आपको वोट देने का जो अधिकार है वो क्या रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता। अगर वो बिल्कुल भी किसी भी स्थिति में नहीं रोका जा सकता, मतलब आपका वो मूल अधिकार है। तो आप कमेंट करके बताना कि ये क्या है, मूल अधिकार है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना। 327 में कहा गया कि संसद की कुछ पावर होगी जो विधानमंडल के चुनाव के संबंध में भी कुछ प्रावधान करेगी। 328 में कहा गया अगर ऐसे प्रावधान जो छूट गए हों तो वहां पे विधानमंडल खुद ऐसे प्रावधान कर सकेगी। 329 में कहा गया कि कोर्ट जो है चुनाव के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। एक क्या आप जानते हैं, इसमें एक फैक्ट लेके आए हैं अपन कि जो चुनाव चिन्ह है, चुनाव चिन्ह का उपयोग क्यों किया गया है ना? जरूरत क्या थी? जैसे किसी एक्स पार्टी का कोई वाई व्यक्ति खड़ा है, इसका नाम होगा ना कुछ, नाम के सामने आप टिक कर दीजिए। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि 1951 से 1952 के बीच में जब जनरल इलेक्शन हुए थे, यहाँ पे जनता क्या थी, ज्यादातर जनता निरक्षर थी। तो वो पढ़ाई नाम नहीं पढ़ पा रहे होंगे, तो उनके लिए फिर क्या हुआ, चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए, जैसे बीजेपी के लिए अलग, कांग्रेस के लिए अलग, है ना, जनता दल के लिए अलग, इस तरह के चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए ताकि जैसे ना हाथ का निशान है उसको देख के आप उसको वोट कर सकते हो, कमल का निशान उसको देख के वोट कर सकते हो, झाड़ू का निशान उसको देख के आप वोट कर सकते हो ना, ऐसे। इसलिए सिंबल सिस्टम कब लिया गया, अपने फर्स्ट इलेक्शन में लिया गया था। और आपको एक और नॉलेज के लिए बता दिया जाए कि 1951 का जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, उस इलेक्शन से जस्ट पहले एक क्या हुआ था, मॉक पोल भी हुई थी। मॉक पोल यानी पूरे दिन भर आपको एक बार वैसे ही एक एक्सरसाइज करवाई गई थी वोटिंग की, क्योंकि तब जनता को ये पता नहीं था ना वोटिंग करते कैसे। तो जो जो रियल वोटिंग हुई थी उससे जस्ट पहले एक बार मॉक पोलिंग यानी ऐसे ही आप वोटिंग करवाई गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हाँ, इलेक्शन कमीशन के अपन स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन न्यूज में क्यों है। इलेक्शन कमीशन इसलिए न्यूज में है कि हाल ही में जो है इसमें दो सदस्यों की नियुक्ति की गई, सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार, है ना। इन दोनों की नियुक्ति की गई है। और एक सदस्य पहले से ही थे, राजू कुमार, तो वो इसके क्या हो गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए। और जो दो सदस्य हैं वो क्या हो गए, इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है। तो ये इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हुई, इससे पहले क्या हुआ, अरुण गोयल जी इनके सदस्य थे, उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया और कोई स्पष्ट कारण भी नहीं दिया। तो कुल मिला के ये कहा जा रहा था कि जो इसकी चयन प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं स्वतंत्र नहीं रह गई है, और जो है स्पष्ट इसके अंदर जो पारदर्शिता है वो, और इसकी जो स्वायत्तता है, इसके ऊपर कुछ आरोप लगने लग गए थे ना, कि किसी एक पार्टी को ये फेवर कर रहा है। इस कारण ये लगातार न्यूज में था। और हाल ही में जो इसके जो चयन समिति होती है उसके 3 सदस्य जो पैनल होता है, जो कॉलेजियम होता है, 3 सदस्यीय जो कॉलेजियम होता है, इसके अंदर क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, प्लस एक जो सदस्य है उसके ऊपर लगातार विवाद चलता रहा है। और सरकार ने इसमें फिर से इस बार एक्ट लाके एक प्रावधान किया गया कि जो तीसरा सदस्य होगा वो कैबिनेट मिनिस्टर होगा कोई, है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी थोड़े दिनों पहले कहा था अनूप बर्नवाल केस में, अपन आगे चलते हैं और अनूप बर्नवाल केस देख के आते हैं। अनूप बर्नवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक तीसरे सदस्य के बारे में कोई एक्ट पारित नहीं हो जाता तब तक तीसरा सदस्य कौन होगा, सीजेआई, यानी प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन प्लस सीजेआई मिलकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करेंगे। ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट को ये बात पची नहीं, उन्होंने फटाफट एक एक्ट लेके आए, है ना। उस एक्ट का नाम था मुख्य निर्वाचन आयुक्त एंड अदर निर्वाचन, अन्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें एवं कार्यालय अवधि अधिनियम 2023। इसमें क्या किया इन्होंने प्रावधान कि जो ये जो सीजीआई है इसकी जगह इन्होंने क्या किसको ले लिया, कैबिनेट मिनिस्ट्री को, में से कोई मिनिस्टर को ले लिया, है ना। तो आप एक बार ध्यान देना, पीएम और कैबिनेट मिनिस्टर तो किसी एक पार्टी को जाएंगे ना, और ये बहुमत में चले जाएंगे ये दोनों। और इसका फैसला कैसे होता है, इलेक्शन कमीशन का फैसला हमेशा क्या होता है, बहुमत से होता है। यानी ये दोनों एक तरफ हो जाएंगे तो वो एक ही, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक ही रह जाएंगे, तो निर्णय तो इन्हीं का ही माना जाएगा। इस बार भी ऐसा ही हुआ। ज्ञानेश कुमार जी और सुखवीर जी संधू, इन दोनों की नियुक्ति में जो है सत्ता पक्ष का ही प्रभाव रहा। और विपक्ष में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे खड़गे साहब, उन्होंने कहा कि मेरी तो बात नहीं मानी गई, है ना। तो इसका कोई फर्क पड़ा नहीं। कुल मिला के ये जो इसकी जो चयन बॉडी की जो स्वतंत्रता है वो कहीं ना कहीं इसकी पारदर्शिता जो है संदेह के घेरे में है ना। और इन्होंने एक और चेंज कर दिया, इन्होंने किया कि जो वेतन जो रहा इन सीईसी और ईसी का वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, है ना। अब जो गवर्नमेंट डिसाइड अगर करेगी तो भारत की संचित निधि से इनका फंड आएगा नहीं, है ना। गवर्नमेंट के हिसाब से आएगा, गवर्नमेंट के हिसाब से आएगा, गवर्नमेंट इनके ऊपर दबाव डाल के रखेगी या गवर्नमेंट के हिसाब से काम करेंगे। और सीईसी जो ईसी है, इनके जो पावर है, जो पद है इनका, वो पहले क्या था, कोर्ट में जज के समान था, है ना। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया, कैबिनेट सेक्रेटरी, सचिव के बराबर इनके पद को ला दिया, यानी नीचे इनकी रैंक को कर दी। तो कुल मिला के ये सरकार के दबाव में है। तो कोई फैसले अगर ये कर रहे हैं तो सरकार के हिसाब से कर रहे हैं, ये इनके ऊपर बार बार आरोप लग रहे हैं। और अपन देखते हैं कि अनूप बर्नवाल केस बहुत इंपॉर्टेंट हाइलाइटर केस है, ये अपने मेंस में कहीं भी आप इसको टिक कर सकते हो, कहीं से भी इसको यूज कर सकते हो। लेकिन इससे पहले भी इस जो तीसरा सदस्य, इसको लेकर कई सारी कमेटियां बनी थी। तारकुंडे समिति 1975 में बनी थी। इन्होंने भी कहा था कि जो तीसरा सदस्य होगा वो कौन होगा, सीजेआई होगा। दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में बनी, इन्होंने भी यही कहा कि सीजेआई ही तीसरा सदस्य होगा। सेकंड एआरसी, इन्होंने कहा कि तीसरा सदस्य सीजेआई भी होगा, प्लस राज्यसभा के जो वाइस चेयरमैन है ना, उप सभापति, वो भी तीसरे सदस्य के रूप में लिए जा सकते हैं। और अनूप बर्नवाल केस इन्होंने भी सीजीआई को प्रेफर किया। लेकिन गवर्नमेंट को ये नहीं चाहिए था, क्योंकि गवर्नमेंट चाह रही है एक्ट बना के तीसरा सदस्य अपने ही पार्टी का कोई सदस्य होगा, ताकि बहुमत से वो निर्णय लिया जा सके। ठीक है। हाँ, तो अपन पीछे चलते हैं वापिस। तो इलेक्शन कमिश्नर की जो एक सदस्य निकाय था वो अब बहुसदस्य निकाय हो गया, क्योंकि आपने देखा होगा। और ये केस कैसे चला, इसकी नियुक्ति प्रक्रिया में जो नियुक्ति कमेटी है उसके अंदर जो तीसरा सदस्य है उसको लेकर कितना, कितनी सारी कमेटियां बनी, क्या क्या केस बने, आप इसको मेंस में अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। और इसकी संरचना देखते हैं। संरचना में इसके आपने देख ही लिया कि एक तो इसका क्या होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, प्लस इसमें क्या होता है, 2 सदस्य, यानी क्या हो गया, 3 हो गए टोटल। ये क्या हो गया, बहुसदस्य निकाय हो गया, है ना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप सीईसी बोलेंगे और अदर इलेक्शन कमिश्नर को ईसी बोलेंगे, है ना। हाँ, तो ये बहुसदस्य निकाय हो गया। इसकी स्थापना कितने जनवरी को, 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 1950 से लेके 1989 तक ये एक सदस्य ही रहा ना। 1989 के बाद में 1990 में, 1989 से लेके 1990 तक ये क्या हो गया, 3 सदस्य निकाय हो गया। और 1990 से लेके 2000, 1993 तक ये वापिस एक सदस्य निकाय हो गया। और 1993 से लेकर
2024 तक ये 3 सदस्यीय निकाय चल रहा है। तो आप एक चीज ध्यान रखना कि 1989 के आसपास ये 3 सदस्यीय निकाय क्यों हुआ, है ना? ये इसलिए हुआ क्योंकि 1988 में 61वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, 21 साल से घटाकर 18 साल की गई थी वोटिंग राइट, है ना? आप वोट कर सकते हो, इसकी उम्र कब रहेगी, कितनी रहेगी, पहले 21 साल थे, अब घटा के क्या कर दी, 18। 18 साल कर देने से इसमें क्या हो गया, बहुत सारे नागरिक जो है ना, इस लिस्ट में बढ़ जाएंगे। लिस्ट में बढ़ेंगे तो इनके पास काम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा तो ये एक सदस्य निकाय से बढ़ाकर दो दो सदस्य इसमें और जोड़े गए, और कुल मिला के कितने हो गए, 3 सदस्य हो गए। यानी पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर 1950 लेके 1989 तक थे, एकमात्र यही सदस्य थे, सब कुछ यही थे। फिर 1989 में इन्होंने 88 का जो एक्ट था, इसके आधार पर क्या किया, 2 सदस्य जोड़े, है ना? पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और इन्होंने बाद में 2 सदस्य यानी ईसी जोड़े दो, है ना? तो 3 सदस्य निकाय हो गया। इस और आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है 326, वो एक राइट टू वोट है आपका, ना? ये आप ध्यान रखना। और राइट टू वोट जो है आपका फंडामेंटल राइट है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो अभी मैंने आपसे पूछा था तो मैं अभी आपको बता दूं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है मात्र, यानी फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट होता, अगर वो मूल अधिकार होता, तो आपको किसी भी स्थिति में रोका नहीं जा सकता था वोट से। लेकिन यहाँ पे आपको वोट देने से रोका जा सकता है कुछ शर्तों पे। शर्त होनी चाहिए कि या तो आप पागल हो, या आप दिवालिया हो, या आप जेल में बंद हो, आपके ऊपर कोई बड़ा क्राइम लगा हुआ हो, इस तरह इस आधारों पे आपको वोट देने से रोका जा सकता है। ठीक है। हाँ, तो इसकी संरचना आपने देख ली, इलेक्शन कमीशन की संरचना। और अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इसके अंदर नियुक्ति कैसे होती है, ना? नियुक्ति अपन दिखा दिए कि एक सिलेक्शन कमेटी होती है। सिलेक्शन कमेटी में क्या होता है, ये 3 सदस्य होते हैं, ये मिलके इनकी नियुक्ति करते हैं, और इनकी नियुक्ति करने के लिए नाम सिफारिश करते हैं। फिर इसके आधार पर इनकी नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। ठीक है। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है, लेकिन हटाता कौन है, इनको हटाता भी कौन है, इनको हटाने का काम भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। दोनों को हटाने का राष्ट्रपति करता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि हटाने में, सीसी को हटाने में राष्ट्रपति, है ना, अपना रोल निभाएगा, लेकिन यहाँ जो है महाभियोग के आधार पर ही हटा पाएगा, है ना? और इनको भी हटाएगा कौन, राष्ट्रपति, लेकिन इनका आधार क्या होना चाहिए, सीईसी की सलाह, यानी सीईसी कहेगा तो ही हटा पाएगा। समझ रहे हो आप? इनकी नियुक्ति तो आराम से राष्ट्रपति कर देगा, है ना? किसके आधार पर, इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर, है ना? और इस कमेटी में ये तीसरा सदस्य क्या होगा, इसके केस खूब चले, आपने अपन पढ़ लिया, अनु बर्नवाल केस, ये सब, ये नियुक्ति वाला प्रावधान हो गया। लेकिन हटाने में दोनों के प्रावधान जो है अलग अलग है। पहला जो है, सीईसी को हटाने के लिए महाभियोग चलेगा। महाभियोग क्या होगा कि दोनों सदनों में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा, है ना? वो प्रस्ताव क्या होगा, स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है कि सदन में जो सदस्य है, उपस्थित जो सदस्य, प्रेजेंट सदस्य प्लस उनमें से कितने सदस्य वोट कर सकते हैं, उनका 2/3 सदस्य के साइन होने चाहिए। या फिर जो सदन के जो क्षमता है, जैसे 545 की क्षमता लोकसभा की, उनमें से कम आधे सदस्य तो होने ही होने चाहिए। इन दोनों में से जो ज्यादा होगा, वो साइन वहां पे माने जाएंगे। इतने सदस्यों की जो हस्ताक्षर अगर मिल गए, वोट मिल गए, तो यहाँ पे प्रस्ताव पारित माना जाएगा। स्पेशल मेजोरिटी से होना चाहिए, साधारण बहुमत से नहीं होना चाहिए। तब जाके पारित होगा, उसके आधार पर राष्ट्रपति इनको हटा देगा। और इसी को कैसे हटाएगा, सी अगर सलाह दे दे राष्ट्रपति को कि इनको हटा दो, तो ये हट जाएंगे। कहने का मतलब आप समझ रहे हो? जो ईसी है वो हमेशा सीईसी के दबाव में रहेंगे, क्योंकि सीईसी कभी भी सलाह देके इनको हटवा सकता है। और सीईसी है जो है, वो हमेशा सदन के दबाव में रहेगा, क्योंकि जो सत्ता पक्ष है उसके दबाव में रहेगा, क्योंकि उसके अगर सांसद ज्यादा है तो वो महाभियोग चला के इनको हटा देंगे। यानी कुल मिला के ये सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। अब नियुक्ति में अपन देखते हैं कि रीजनल इलेक्शन कमीशन भी स्थापित किया जा सकता है। उसके लिए क्या होगा कि प्रेसिडेंट ही इनकी नियुक्ति करेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो, ये पूरा इलेक्शन कमीशन है, वो अगर सलाह दे तो, है ना? ये आगे देखेंगे अपन आगे, है ना? और रीजनल इलेक्शन कमिश्नर के नीचे क्या होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। ये क्या होता है, राज्य के स्तर पर होता है। फिर इनके नीचे डीईओ होता है, ये कौन होता है, डीएम, जिला कलेक्टर होता है। ईआरओ, ईआरओ या पीआरओ जो होता है, प्लानिंग एंड रिसोर्स ऑफिसर, ये होता है। फिर रिसोर्स रिटर्निंग ऑफिसर होता है। फिर सुपरवाइजर ऑफिसर होता है। फिर पीओ यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। ये पीओ 1, पीओ 2, पीओ, ये सारे क्या होता है, जब जो वोटिंग जिस दिन चल रही होती है, उस हॉल के अंदर जो कर्मचारी होते हैं, वो पीओ से लेके पीओ 4 तक होते हैं। ठीक है। ये अपन यहाँ तक आ चुके हैं। अनूप बर्नवाल केस भी अपन ने पढ़ लिया है। अपन देखते हैं कि राइट टू वोट जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। और आपको वोट कैसे दिया जाता है कि इंडेलिबल आप इंक लगाई जाती है, वो आप बैलेट बॉक्स में डालिए या फिर ईवीएम में डालिए। ठीक है। वहां से ये आपकी ईवीएम जाएगी और यहाँ पे आके काउंट होगी। ये बहुत सुरक्षा का काम यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉय की जाती है। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था कि जो इसकी स्ट्रक्चर जो है, 3 सदस्य जो निकाय है, इसमें एक तो सीईसी होता है, और इसमें दो क्या होते हैं, ईसी होते हैं, है ना? सीईसी और इनकी जो समानता क्या है, इनके जो वेतन
भत्ते और इनकी जो उपलब्धियां परिलब्धियां जो है वो क्या होगा इनमें समान रहेगी, है ना, इनमें समानता रहेगी। और निर्णय क्या होगा, बहुमत से होगा। कार्यकाल क्या रहेगा इनका, सबका कार्यकाल 6/65 रहेगा, है ना, या तो 6 साल तक उस निकाय में काम कर लिया हो, या फिर 65 साल की उम्र प्राप्त कर ली गई हो, ये है ना, हो गया। इसके बाद में और नियुक्ति देख लिया अपन ने, हटाने का प्रावधान देख लिया। इसका सचिवालय कहाँ होगा, सचिवालय इसका दिल्ली के अंदर स्थापित रहेगा। ठीक है। ओके। इसके फर्स्ट चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। एक थे 1990 से 95 के बीच में, TN शेषन, ये याद रखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थे और बहुत महत्वपूर्ण पद पे थे ये, इन्होंने बहुत सारे सुधार करवाए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। हाँ, जो पद संख्या, देखो अपन बोलते हैं सीईसी, सीईसी का जो संख्या तय कौन करेगा, राष्ट्रपति। कितने सीईसी होंगे, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। और हटाएगा कौन इनको, राष्ट्रपति। सेवा शर्तें कौन तय करेगा इनका, राष्ट्रपति। कार्यकाल कितना होगा, 6/65। शक्तियां वगैरह जो है ईसी के बराबर रहेगी। एक होता है ईसी, है ना, ईसी जो होगा इसकी संख्या कौन तय करेगा, राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करेगा, इसकी जो है राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेगा। हटाएगा कौन, राष्ट्रपति, है ना। और किसके आधार पे, सीईसी की सलाह के आधार पे। सेवा शर्तें कौन तय करता है, राष्ट्रपति। कार्यकाल इनका भी क्या होता है, 6/65 होता है। शक्तियां भी इनकी बराबर रहती है। और एक होता है रीजनल इलेक्शन कमिश्नर, इनकी संख्या तय कौन करता है, राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति प्लस इलेक्शन कमीशन। हटाता कौन है, राष्ट्रपति प्लस इलेक्शन कमीशन। सेवा शर्तें ये, और इनका कार्यकाल पता नहीं है, और इनकी शक्तियां जो है इनसे कमजोर रहती है। और एक और चीज है, चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट पावरफुल होगा या इलेक्शन कमीशन, हमेशा इलेक्शन कमीशन पावरफुल होगा, ये जो कहेगा वही माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन चुनाव हो जाने के बाद अगर कोई वाद होता है किसी सदस्य को लेके, किसी बात को लेके, किसी चुनाव के रिजल्ट को लेके, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ही पावरफुल होगा, उसका निर्णय ही सब कुछ होगा। इसी की सलाह जरूर ली जाएगी वहां पे, लेकिन इसी से ऊपर रहेगा, है ना। एक और चीज, जब प्रेसिडेंट या गवर्नर, है ना, इसी से कोई राय मांगे, तो इसी अगर वो राय दे, इसी मतलब इलेक्शन कमीशन, तो वो राय जो है प्रेसिडेंट या गवर्नर को मानना ही पड़ेगा। ये बाध्यकारी राय होगी, है ना, बाध्यकारी होगा इसके ऊपर ये राय मानना। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इलेक्शन कमीशन के अपन क्या देखते हैं, कार्य देखते हैं। इसके कार्य प्रशासनिक कार्य हो सकते हैं, सलाहकारी कार्य होंगे, अर्धन्यायिक कार्य होंगे। प्रशासनिक कार्य आप देख लेना, कि जो निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना परिसीमन आयोग के आधार पर, मतदाता सूची तैयार करना वगैरह, और चुनाव चिन्ह आवंटित करना, नॉमिनेशन फॉर्म की जांच करना। सलाहकारी कार्यों में क्या होगा, राष्ट्रपति गवर्नर को ये अयोग्यता के मामले में सलाह देंगे, है ना। और चुनाव, कहीं राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो वहाँ चुनाव करवाने नहीं करवाने, 1 साल बाद में या आगे पोस्टपोन करना, वो उसके बारे में ये इलेक्शन कमीशन क्या होगा, सलाह देगा। अर्धन्यायिक कार्यों में क्या होगा, बहुत टफ काम होंगे जो कोर्ट के बराबर होंगे, जुडिशियल पावर होंगे इनके पास, है ना। राजनीतिक दलों के बीच अगर कोई विवाद हो जाता है किसी सदस्य की अयोग्यता अयोग्यता रिलेटेड, या उनके विभाजन विलय से रिलेटेड, तो एक अदालत के रूप में ये अपने फैसले देता है। चुनावी व्यवस्था में अगर कोई विवाद हो जाता है, उस विवाद को निपटाने के लिए जांच अधिकारी को नियुक्ति करता है, आदर्श आचार संहिता का निर्धारण करता है, और चुनावी खर्च जो होता है, अभियानों में जो खर्च होता है, उसका खर्च की सीमा तय करता है ना। किसी बूथ पर हिंसा हुई, बूथ कैप्चरिंग हुई, तो उस वहाँ के इलेक्शन को ये रद्द कर सकते हैं। ये इतनी पावर इनके पास होती है। अगर कोई सदस्य निर्धारित समय सीमा में वहाँ पे अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं देता, तो उसको अयोग्य ये कर देता है। चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दे देखते हैं, कि चयन समिति पर सरकार का हस्तक्षेप है। ठीक है। चयन समिति जो है, आपने देख लिया होगा, चयन समिति में तीसरा सदस्य कौन था, चयन समिति में तीसरा सदस्य सीजीआई की जगह इन्होंने क्या ले लिया, कैबिनेट मिनिस्टर को ले लिया। तो ये सरकार का हस्तक्षेप रहा। कार्यकाल की सुरक्षा, 6/65 है, लेकिन वो कभी भी हटा देते हैं पहले महाभियोग लगा के, या फिर सीईसी की सलाह से। वित्तीय स्वतंत्रता का अभाव, यानी सरकार पर ये क्या कर गए, डिपेंड कर रहे हैं, है ना। संवैधानिक सीमा इनकी है, यानी किसी पार्टी को चुनाव चिन्ह आवंटित कर सकते हैं, लेकिन उनकी सदस्यता रद्द नहीं कर सकते। राजनीतिक पूर्वाग्रह के इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे हाल ही में इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर कितने आरोप लग रहे हैं। विपक्षी पार्टियां और देश के अंदर, अगर जनता के अंदर ये मैसेज आएगा कि ये इलेक्शन कमीशन अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो कुल मिला के अपनी डेमोक्रेसी को ही खतरा है। क्योंकि विपक्ष के जो, मान लो 50% लोग पक्ष के साथ हो, तो 50% लोग विपक्ष के साथ है ना। तो जब विपक्ष वाले लोगों को बुरा लग रहा होगा, तो वो इस पे विश्वास डगमगाया, तो देश की जो लोकतंत्र की नींव है वो कहीं ना कहीं, है ना, कमजोर होगी। चुनावी कदाचार, जो पार्टियां जो मिसबिहेव कर रही है, गाली गलौज होती है चुनाव पे, आरोप, हिंसा, और वहां पे जो बूथ कैप्चरिंग, मशीनों को तोड़ना वगैरह, ये कितने होते हैं, उसके मुद्दे आयोग के ऊपर लगे हुए हैं। दलों के पंजीकरण को रद्द नहीं कर सकता ये, और दलों में आंतरिक पार्टी लोकतंत्र ये लागू नहीं कर सकता। ठीक है। चुनाव आयोग की मजबूत हुई थी, किए गए उपाय, स्वतंत्र चयन चयन समिति का गठन करो, है ना, इनको वैधानिक सुरक्षा प्रदान करो। फंडिंग जो इनकी जो है संचित निधि से होना चाहिए सीधा। भारत की संचित निधि आप समझ ही रहे हैं ना,
वहां से इनकी फंडिंग होनी चाहिए और बजट के अंदर इनका स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए, ताकि ये सरकार पे डिपेंड ना रहे। डिपेंड नहीं रहेंगे तो ये अपने हिसाब से काम करेंगे। आनुपातिक दंड की इनको शक्ति मिलनी चाहिए, चुनावी अखंडता बनाए रखने की शक्ति होनी चाहिए इनको, तकनीकी एकीकरण होना चाहिए इनका, मशीनों के अंदर ईवीएम लेके आना बैलेट की जगह। और भी कई इनके प्रावधान, एआई का यूज मिस यूज जो हो रहा है उसको रोकना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अंतर्राष्ट्रीय मंच से इनको सहयोग मिलना चाहिए। हाँ, चुनाव आयोग का महत्व क्या है? तो चुनाव आयोग का महत्व है कि 1952 से लगातार ये सफल चुनाव करवा रहे हैं, मैक्सिमम भागीदारी निभा रहे हैं, लोग इसके अंदर भाग ले रहे हैं, है ना? चुनावी दलों के बीच में अनुशासन बनाए रख रहे हैं और संवैधानिक मूल्यों का विकास हो रहा है, और सही वातावरण जो है सभी के लिए हितधारकों के बीच में जागरूकता का काम कर रहे हैं। इसमें खामियां क्या है? खामियां अपन ने देख ही ली थी कि संविधान में इनकी योग्यता नहीं, स्पष्ट नहीं है सबसे पहले तो, है ना? कि सीईसी कौन होगा, कोई तकनीकी विशेषज्ञ होगा, कोई राजनीतिज्ञ होगा, कोई आईएएस होगा, कौन होगा, ये स्पष्ट नहीं है। इनका कार्यकाल भी तय नहीं है, ठीक है, और इनके सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनर्नियुक्ति के ऊपर कोई रोक नहीं है, यानी पुनर्नियुक्ति भी हो जाती है। चुनौतियां क्या है? चुनौतियां हैं कि ईवीएम खराब हो जा रही है, हैक हो जाती है, वोट दर्ज नहीं करने के आरोप इनके ऊपर लग जा रहे हैं, और पैसे का प्रभाव हो रहा है, राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, अपराधियों का राजनीतिकरण हो रहा है, इनर पार्टी लोकतंत्र नहीं है, जो फाइनेंशियल रेगुलेशन जो है, जैसे बैलेट इलेक्टोरल बॉन्ड वगैरह, इस तरह की जो चीजें ये स्पष्ट रूप से नहीं कर पा रहे हैं, इनके ऊपर ये आरोप लगते जा रहे हैं, ठीक है। और इनका जो वे फॉरवर्ड, यानी कोई निष्कर्ष अगर अपन लिखे तो क्या होगा कि ईवीएम में जो गड़बड़ी अगर कोई मान रहा है विपक्ष पार्टी, तो क्या करो आप वीवीपैट से जो पर्चियां भी होती है उन पर्चियों को भी गिन के दिखा दो ना। ईवीएम में काउंटिंग दिखा देगा कि 2,66,000 वोट गिरे, तो आप जो 2,66,000 पर्चियां भी गिना दो उनको, ताकि विश्वास जमा रहे। हाँ, सत्ताधारी पार्टी के जो नागरिक हो गए उनका और जो नौकरशाही है उनका मिली भगत जो है वो इनको रोकना पड़ेगा। और जो कॉलेजियम में है, आप ये कर सकते हो कि सीजेआई प्लस, है ना, कानून मंत्री या फिर राज्यसभा का जो चेयरमैन है उनको शामिल करो, है ना, ताकि बराबर का सबकी भागीदारी रहे। और आप देख सकते हो कि नियामकीय ढांचा जो है उसको मजबूत करना पड़ेगा, भविष्य की तकनीकी प्रगति उसको साथ लेना पड़ेगा, भारत के जो लोकतांत्रिक शासन के प्रति प्रतिबद्धता जो है, उसका ढांचा है, उस तरह के सारे प्रावधान करते हुए चुनाव प्रणाली में लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा। ये हुआ इसका। इसके बाद में अपन चलते हैं। हाँ, तो ये खत्म हुआ। थैंक यू दोस्तों, अपना रिव्यू बताना, और अपन आगे नेक्स्ट किस पे लेके आए ये कोई अपना लेक्चर, वो आप बताना। थैंक यू।